सभी को अपने चैनल वीएल क्लासेज में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे विद्युत धारा और उसका ऊष्मीय प्रभाव का पूरा चैप्टर का परिभाषा, पूरा चैप्टर का जितना भी परिभाषा है सब आपको आज हम क्लियर करके रख देंगे। विद्युत इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक सिटी एंड इट्स हीटिंग इफेक्टेड, विद्युत एवं इसके ऊष्मीय प्रभाव। सबसे पहले परिचय दे देते हैं हम आपको बाबू। परिचय क्या है कि 600 ईसा पूर्व, इस 1 ईस्वी से पहले 600, ग्रीक गणितज्ञ थेल्स ने अंबर नामक वस्तु पर एक दूसरे वस्तु के ऊपर आकर्षण किया। क्या किया? आकर्षण, एक दूसरे को खींचा। तो यह देखा गया कि उस वस्तु में अन्य वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। इस गुण को आगे चलकर आवेश कहा गया। क्या कहा गया? आवेश। आवेश का जनक थेल्स को कहा जाता है। दूसरा में है 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने चिकित्सक डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा आवेश का गुण सभी वस्तुओं में पाया जाता है। सब वस्तु में आवेश है। एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना, खींच कर रखना सभी वस्तु में पाया जाता है। यदि वस्तुएं अलग अलग होती है तो उसमें उदासीनता का गुण पाया जाता है। उसमें क्या होता है? उदासीनता का गुण पाया जाता है। समझ गए? उसके बाद कहते हैं कि 1646 ईस्वी में सर टॉमस ब्राउन ने अंबर का अर्थ ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन पाया। इसी शब्द के आधार पर विद्युत का नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। समझ गए हमारी बात को? उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वस्तुओं के आवेशन से आप क्या समझते हैं? जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन अदल बदल करता है, स्थान अपना बदलता है, स्थानांतरण होता है, जिसके फलस्वरूप आवेश उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप आवेश उत्पन्न होता है। वस्तुओं में आवेश के गुण को वस्तुओं का आवेशन कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है कभी कभी, 9th में भी पूछता है, 10th में भी पूछता है। क्या है? वस्तुएं अलग रहती है, नहीं, वस्तुएं अलग अलग रहती है तो उदासीन क्यों होता है? अलग अलग रहती है तो उदासीन क्यों होता है? बता रहे हैं। इसका कारण क्या है कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन आवेश विपरीत होता है। आवेश माने उसका एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है। प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? धनात्मक। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक। विपरीत होता है। जब इसे गणितीय रूप में व्यक्त किया जाता है तो आवेश शून्य प्राप्त होता है, इसलिए वस्तुएं उदासीन होता है। यहां जैसे हम बता दिए हैं, जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 2, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 8 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन। तब 12 इलेक्ट्रॉन होगा तब 12 प्रोटॉन भी होगा। अब इसको गणितीय विधि द्वारा हम हल करेंगे तो P + E, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन तो 12, इलेक्ट्रॉन भी 12, मगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस में होता है। और जब इसको गणित विधि द्वारा हल करेंगे तो प्लस और माइनस, माइनस 12 में से 12 गया 0। उसी प्रकार 6 2 8, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। अब इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 माइनस हो जाएगा, 8 प्लस हो जाएगा। अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। समझ गए? उसी प्रकार यहां पर भी है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया, दोनों को मिलाया तो मैग्नीशियम की बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 2 3 तक धनात्मक होती है, 5 6 7 ऋणात्मक होती है, 4 उदासीन मतलब दोनों होता है।
तो वही दो इलेक्ट्रॉन किसको दिया? दो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का दो इलेक्ट्रॉन किसको दिया? ऑक्सीजन का। जिसकी बाय कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है वो जो 2 को लेगा उसी को देगा। यानी जिसकी बाय कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसकी बाय कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसकी बाय कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसकी बाय कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो यही दोनों में लेन देन करेगा। ये 2 को इससे लेगा तो ये पूरा 8 हो जाएगा। इसकी बाय जब 2 निकल जाएगा तो इसमें भी 8 बचेगा, या जो अक्रिय जो कक्षा भरा हुआ है उतने ही बचेगा। बात समझ गए? वही यहां पर लिखा हुआ है कि अब मैग्नीशियम 2 को दिया ऑक्सीजन को। समझ गए? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आवेश क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह करती है, आती जाती है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? आवेश। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो जो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागता है, देता है, देने वाला धनात्मक, लेने वाला ऋणात्मक। हम किसी को दे रहे हैं तो कर्जा दे रहे हैं तो धनात्मक हो गए। अब कोई आदमी हमसे ले रहा है, हम किसी आदमी से ले रहे हैं तो ऋणी हो गए, ऋणात्मक। समझ गए? कूलॉम के अनुसार समान आवेशों के बीच विकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण। ये पूछता है बराबर बाबू। क्या बोले? समान आवेश मतलब कि चंबुक देख रहे हैं, चंबुक जब 2 भाग में टूटता है तो समान आवेश रहेगा तो विकर्षण, जने से टूटेगा उसको सटाइएगा, देखिएगा सटा के तो सटेगा नहीं, दूरा भेजेगा तो विकर्षण हुआ। और उल्टा, एगो सीधा एगो उल्टा, जने से टूटा उधर आ एगो जने से टूटा एगो इस टाइप से, इसको सटाइएगा कड़ाक सा सट जाएगा। तो क्या वही लिखे, वही कहे कि कूलॉम के अनुसार समान आवेशों के बीच विकर्षण, असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। असमान रहेगा, एगो एक साइड टूटा हुआ, एक साइड जो चिकना सतह रहेगा, सटाइएगा तो सट जाएगा। दोनों टूटा हुआ भाग सटाइएगा तो सटेगा नहीं। ये पूछेगा बराबर, याद रखिएगा। समान आवेशों के बीच विकर्षण, असमान आवेशों के बीच आकर्षण, उल्टा याद रखिएगा। बस समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, आवेश क्या है? 2 वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं। आवेश का SI मात्रक या नामधारी मात्रक दोनों सेम होता है, कूलॉम होता है, जिसको C से इंडिकेट करते हैं, C से सूचित करते हैं। 1 कूलॉम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। 1 कूलॉम का मान कितना होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा? ये 1 कूलॉम बराबर ने इतना इलेक्ट्रॉन हुआ। अब कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? तो देखिए यहां इलेक्ट्रॉन, जब 1 इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन वाला मान पहले लिखेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन 1 कूलॉम के बराबर, जैसे यहाँ 1 कूलॉम है ना, तो इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर है। 1 कूलॉम इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसको उल्टा लिख देना है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, इसमें पहले कूलॉम था, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन का मान पहले लिखेंगे तो हो गया ही। अब इतना इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये गुना में उसट जाएगा, तो भागा में भागा में उसके बाद दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटा के काटेंगे तो आ जाएगा 10 पर पावर जो 18 है। ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे 6.25 गुना 10 पर पावर 18, ठीक। अब इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 1 बटा हो जाएगा 6.25 और गुना 10 पर पावर 18। अभी बटा में है, 1 बटा में है तो 10 पर पावर 18, 10 पर पावर 18। अभी बटा में है, ये बटा में नहीं इतना। अब बटा को हटाएंगे, जैसे 4 7 पर पावर 2 है तो ये -2 है, तो माइनस को हटाते हैं तो 1 बटा 7 पर पावर 2 लिखते हैं। तो उसी प्रकार कि अगर 1 बटा 10 पर पावर 18 है ना, अभी बटा को खत्म करेंगे तो की लिखेंगे? पावर माइनस लिखेंगे, -18 है ना। वही है कि बटा में था
तो माइनस बटा में था, बटा को खत्म किए तो क्यों लिख दिए, माइनस में लिख दिए। अब माइनस में रहता है तो बटा में लिखते हैं, है ना। इसको हल कर दिए, काट दिए, आ गया 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना आ गया, कितना आ गया 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, सॉरी आवेश, आवेश सी है, ये सी है, याद रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, समझ गए। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन है विभव किसे कहते हैं, है ना। विभव किसे कहते हैं, तो विभव ध्यान से देखिएगा, विभव किसको कहेंगे, एकांक धन आवेश, एकांक माने एक, एकांक धन आवेश को अनंत से, कहीं अनंत पर है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। जैसे यहां हमको लाना है, इधर से लाना है, इधर से यहां तक लाएंगे, अनंत से, इधर अनंत है, आगे इधर अनंत है, तो यहां से यहां तक लाने में लाएंगे तो काम होबे करेगा, समय लगबे करेगा, लगेगा कि नहीं, कार्य भी होगा और समय भी लगेगा। तो वही लिखे हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। विभव बराबर कार्य बटा आवेश, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, अर्थात V बराबर W बटा Q। अब इससे सब सूत्र निकाल लीजिए, अगर W बराबर कोई पूछ देगा तो V गुना Q, है ना, अगर Q बराबर कोई बोल देगा तो W बटा V। 3 सूत्र निकालेगा, इससे 3 सूत्र निकलेगा, याद रखिएगा। V बराबर W बटा Q, तो W बराबर V गुना Q। अब Q का मान पूछ ही दिया, जैसे W बराबर V गुना Q है, अब Q बराबर बोलेगा तो ये गुना में इस आएगा तो भागा में, तो Q हो जाएगा W बटा V बराबर Q। यानी Q किसको इंडिकेट करते हैं, आवेश को, है ना, क्या करते हैं, आवेश को। तो आवेश बराबर कार्य बटा विभव, कार्य बटा विभव, समझ गए। 3 सूत्र, तीनों इस सूत्र नोट कीजिएगा सब, जितना भी सूत्र, क्योंकि आंकिक प्रश्न में ये काम देगा, समझ गए। चलिए, विभव का नामधारी मात्रक वोल्ट, एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक, जैसे क्या था W बटा Q, तो W का क्या है, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, है ना, तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। नोट में 1 वोल्ट का अर्थ होता है प्रति कूलम आवेश अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। विभव 2 प्रकार के होते हैं, उच्च विभव और निम्न विभव। पृथ्वी की सतह के अपेक्षा जिस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा अधिक कार्य होता है उसे उच्च विभव कहते हैं, और निम्न कार्य होगा, उच्च कार्य होगा, अधिक कार्य होगा तो उच्च विभव, और निम्न कार्य होगा तो निम्न विभव। ठीक, अब विभव अदिश राशि है, याद रखिएगा, विभव क्या है, अदिश राशि। यही जो है वा से स्टार्ट होता है तो अदिश है, नहीं तो जो जिस शब्द में वा रहेगा वो सब क्या होगा, सदिश। खाली विभव ही अदिश है, याद रखिएगा। देखिए यहां पर अधिक है, अधिक कार्य हो के जा रहा है ना, तो ये अधिक कार्य हो रहा है तो ये उच्च विभव हुआ। यहां पर निम्न कार्य हो रहा है तो निम्न विभव हुआ, समझ गए। चलिए, विभव और विभवांतर दोनों सेम है, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। 2 विभव के बीच किए गए अंतर को, अंतर माने घटाव, को विभवांतर कहते हैं, है ना। वही विभवांतर बराबर लिखे हैं, पहला विभव घटा दूसरा विभव, पहला विभव घटा दूसरा विभव। विभवांतर 2 विभव के अंतर से प्राप्त होता है, अर्थात हम कहते हैं विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। विभवांतर जो विभव का
एसआई मात्रक सूत्र होगा वो विभवांतर का भी होगा। ठीक, विभवांतर का भी मात्रक वही होगा जो विभव भी अदिश राशि, विभवांतर भी अदिश राशि। विभवांतर को विभव कहा जाता है ना, विभवांतर को विभव कहा जाता है। उसके बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसी चालक तार में इकाई समय में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह, कोई तार है, जैसे तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, आवेश जा रहा है ना, ये आवेश हुआ, ये आवेश की हो रहा है, सब किस मुँह जा रहा है, इस मुँह जा रहा है ना, यही की हो गया विद्युत धारा। इसको परिभाषित इंग्लैंड के वैज्ञानिक एम्पियर ने किया था। विद्युत धारा को परिभाषा किसने दिया था? एम्पियर ने। इसलिए विद्युत धारा का जनक एम्पियर को कहा जाता है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा को आई से, आवेश को क्यू से, समय को टी से। यहां भी 3 सूत्र लिख लीजिएगा। आई बराबर क्यू बटा टी, आई बराबर क्यू बटा टी। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, तो आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय, और टी बराबर जहां पर आवेश विद्युत धारा दे रहेगा तो टी बराबर क्यू बटा आई, क्यू बटा आई। 3 सूत्र हो गया ना, सूत्र नोट के ले जाइएगा। विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक। विद्युत धारा देखिए, विद्युत धारा का सूत्र की होता है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, समय का सेकेंड, तो कूलम प्रति सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड है ना, यहाँ लिखा हुआ। विद्युत धारा का नामधारी मात्रक परिभाषा एम्पियर ने दिया था, तो नामधारी मात्रक भी एम्पियर। एक एम्पियर का अर्थ होता है कि किसी चालक तार में इकाई समय में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। कितना? इकाई समय में 1 कूलम। एक एम्पियर का अर्थ होता है कि इकाई समय, एक इकाई माने एक समय में 1 आवेश उत्पन्न होता है ना। इस आवेश को 1 एम्पियर या एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा जिसको एसी कहते हैं हम लोग, जब किसी चालक तार पर निम्न इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक रुक कर होता है, रुक रुक कर होगा, वो हो गया प्रत्यावर्ती धारा। और सतत रूप से एकदम सीधा सीधी होता है, वो हो गया दृष्ट धारा। समझ गए? देखिए यहां देखिए, रुक रुक के जा रहा है ना, ये क्यों हो गया? एसी। डायरेक्ट जो जा रहा है वो डीसी। याद रखिएगा एसी से ज्यादा खतरनाक डीसी होता है। एसी से ज्यादा खतरनाक डीसी होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट देता है, ये रुक रुक के देता है, इसलिए ये कम खतरनाक, ये ज्यादा खतरनाक। जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह सतत रूप से होती है, उसे दृष्ट धारा कहते हैं, जिसको डीसी हम लोग कहते हैं, है ना। आगे क्या है? प्रत्यावर्ती धारा से लाभ। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा होती है। प्रत्यावर्ती धारा, एसी जिसको कहते हैं, इससे बड़े बड़े मशीन चला सकते हैं, छोटा छोटा चलेगा, जैसे ही छोटा लगेगा पुट से उड़ जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। हमारा गांव के बाहर, ट्रांसफार्मर के बाहर रहता है बेसी वोल्ट, जब ट्रांसफार्मर से हमारे गांव से आता था 440, समझ रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर के द्वारा ने घट बढ़ रहा है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलना सुविधा होती है। प्रत्यावर्ती धारा को एसी से डीसी में बदलना सुविधा होती है। प्रत्यावर्ती धारा से हानि, इसमें छोटा छोटा यंत्र नहीं चला सकते हैं, इसके आवेशन नहीं होता है, इसमें आवेशन नहीं होता है। प्रत्यावर्ती को जमा नहीं कर सकते हैं। लेनिया को जमा कर देते तो लेनिया कटने के बाद हम अपन घर में फिर से जला लेते वो जो जमा किए थे, मगर ऐसा होता है? नहीं होता है, जमा नहीं कर सकते हैं। इसे प्रयोगशाला में नहीं चला सकते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में छोटा छोटा यंत्र होता है। इसके द्वारा अस्थायी चुंबक बनता है। क्या चीज? एसी से अस्थायी चुंबक। ये भी याद रखिएगा, एसी से अस्थायी चुंबक, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। दृष्ट धारा से लाभ, इससे छोटा छोटा यंत्र चला सकते हैं, है ना। इसके द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा अस्थायी चुंबक बनाते हैं। एसी से अस्थायी या डीसी से अस्थायी। इसमें आवेशन होता है, उसमें नहीं होता था, इसमें होता है। इस धारा को जमा कर सकते हैं। बैटरी में जमीन रहता है, बैटरी में रहता है कि नहीं जमा, तो बैटरी है डीसी। दृष्ट धारा से हानि, दृष्ट धारा में बड़ा बड़ा यंत्र नहीं चलाया जा सकता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में असुविधा होती है। इसे ट्रांसफार्मर के द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। समझ गए? चलिए
उसके बाद आता है दिश धारा को प्रत्यवर्ती धारा में बदलना कठिन होता है, यह अधिक खतरनाक होता है, एसी से ज़्यादा डीसी खतरनाक होता है। अब आ गया ए मीटर। क्या आ गया? ए मीटर। ए मीटर किसको कहेंगे? किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने वाले यंत्र, किसी परिपथ में, परिपथ में रास्ता में माप रहा है कि कितना जा रहा है, कितना आवेश जा रहा है, कितना आवेश का कितना विद्युत धारा जा रहा है, जो उसको नापता है उसी को क्या कहते हैं? एमीटर। क्या कहते हैं उसको? एमीटर। जैसे ये लाइन जा रहा है, लाइन जा रहा है तो रास्ते में नाप लिए हम, तो इसको क्या कहेंगे? एमीटर। उसके बाद आता है वोल्ट मीटर। किसी परिपथ में विभवांतर मापने वाले हैं, विद्युत धारा मापेंगे तो ए मीटर से, अब विभवांतर मापेंगे तो वोल्ट मीटर से। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, इसे परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में, ए मीटर को श्रेणी क्रम में, अब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ये ऑब्जेक्टिव एकदम जो नोट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अगर 2 नंबरिया में पूछेगा 1 नंबरिया में पक्का रहेगा। समझ रहे हैं ना? देखिए यहाँ सेल है, जा रहा है, यहाँ पर लगा हुआ बल्ब है, इसी के बीच में नाप लिया कि कितना वोल्ट है, तो विभवांतर नाप रहा है। समझ रहे हैं ना? चलिए प्रतिरोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध के मतलब क्या होता है? रुकना, विरोध करना। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा की रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, इसे बड़ी आर द्वारा सूचित करते हैं, इसको बड़ी आर से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, प्रतिरोध का खेला बहुत ज़्यादा हो गया आगे चल के। जर्मनी वैज्ञानिक सर साइमन ओम ने प्रतिरोध को परिभाषित किया था, इसलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ये बराबर पूछता है। ये तो इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। प्रतिरोध निम्न रूप में होते हैं। ये पहला है नियत, सीधा सीधी जाएगा नियत। अब प्रतिरोध को काट दे रहे हैं तो प्रतिरोध बदलता है, और इस टाइप से काट रहे हैं तो प्रतिरोध बदला जा सकता है। ये 100% बदलता है, इसमें बदला जा सकता है, हो सके नहीं भी हो सके। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, किसी चालक तार में विद्युत धारा के महत्तम रुकावट, ज्यादा रुकावट रोकेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे उसको, या प्रतिरोधकता कहेंगे। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, इसे भी आर द्वारा या रोध से सूचित किया जाता है। समझ गए? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एमआई कर लीजिए। एमआई कौन सीटिंग में पूछेगा कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब कहोगे कैसे? पहले खेत में, पहले जो था गांव पर पहले क्या था? गांव पर थी लाइन, और खेत ले जाना था, है ना? तो गांव पर से खेत ले जाते थे तो कितना लंबा तार लगता था? तो लंबा तार लगता था। अगर मोटर नहीं घूरता था तो कोई मिस्त्री बोलता था कि तो बढ़िया से नहीं जा रहा लो लाइन, तो की करी? डबल 2 तार तो ले जा रहा नहीं है, 4 तार कर दी, 2 तार जोड़ दी, दोनों तार जोड़ दी। तो दोनों तार जब जोड़ देते थे तो वो चलता था, और एक तार ले जाते थे तो चलता था? नहीं चलता था। तो जितना लंबा तार करेंगे लाइन उतना रुकावट होगा, लाइन में उतना नहीं पहुंचेगा। तो तार की लंबाई से प्रतिरोध बढ़ेगा, रुकावट बढ़ेगा। जितना लंबा तार करेंगे होगा कि नहीं? अब समझ गए हमारी बात? तो तार की लंबाई बढ़ेंगे तो रुकावट बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। और तार जितना मोटा होगा, नंबर 2 में तार की मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है। तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना घटेगा, लाइन उतना रुकावट कम होगा। जैसे बताए थे ना अभी कि 2 तार ले गए थे तो नहीं चल रहा था, तो किए 4 तार ले गए, 2 तार जोड़ दिए, तो इसका बीच के ये भाग क्यों हो गया? मोटा हो गया। जब मोटा हो गया तो रुकावट कम होने लगा, मोटर हमारा चलने लगा। तो मोटाई, तार का मोटाई बढ़ेगा, प्रतिरोध घट जाएगा, लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला हो जाता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। इससे ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव रहेगा हर हाल में। जब किसी चालक तार के द्वारा उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी चालक तार, कोई चालक तार है और में ज्यादा
प्रतिरोध वाले तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। इलेक्ट्रॉन टकराएगा, तो जैसी इलेक्ट्रॉन टकराए तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, जैसी गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो ऊर्जा कौन चीज में बदल जाएगा, उष्मा में बदल जाएगा। क्या में बदलेगा, उष्मा में। हम ज्यादा या किसी दो आदमी लड़ता है, या दोनों हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या उष्ण हो जाता है, गर्म होता है कि नहीं, गर्म होता है ना जी। बस वही इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, जैसी गति बढ़ा तो क्या होगा, वो गर्म ज्यादा होगा। क्या होगा, गर्म ज्यादा होगा, उसमें बदल जाता है। इस प्रकार के प्रभाव को विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसी से विद्युत बल्ब, जो ललका बल्ब जलता है वही गर्म होकर जलता है तो प्रकाश देने लगता है। समझ गए। उसके बाद क्या कह रहा है इसका, जैसे देख लीजिए विद्युत हीटर माने जिस पर खाना बनाते हैं, विद्युत इस्त्री, आयरन जो करते हैं, जल हीटर जो जल को गर्म करते हैं, बल्ब इत्यादि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के संचालित होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि विद्युत बल्ब जो है किस पर आधारित है, कैसे जलता है, किस कारण, क्या कारण है जो जलता है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण वो प्रकाश देता है, जलता नहीं प्रकाश देता है। समझ गए हमारी बात। आगे आ जाइए, विद्युत शक्ति ताकत। किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा इकाई समय में जितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है या ग्रहण करता है, वो जो लेता है वह उसकी विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय, P बराबर W बटा Q। P बराबर W बटा Q विद्युत शक्ति को P से इंडिकेट करते हैं। तो शक्ति बराबर P बराबर W बटा T, कार्य बटा समय, तो W बराबर P गुना T, तिरछी गुना, और उसी में बोल देगा कि T बराबर हो जाएगा W बटा P। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक है ना, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। समझ गए। नामधारी मात्रक वाट, क्योंकि इसको परिभाषित किया था जेम्स वाट ने, है ना। एक वाट का अर्थ होता है, याद रखिएगा नोट में, ये दोनों जो नोट है, एक नोट के ऊपर एक वाट वाला एक नोट वाला, ये दोनों याद रखिएगा, पूछ देता है। एक या तो एक नंबरिया में जरूर पूछेगा। एक वाट का अर्थ होता है कि कोई विद्युतीय उपकरण 1 सेकंड में 1 जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, उस ऊर्जा को 1 वाट या वाट कहते हैं। ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा कि किसी विद्युत बल्ब पर, ना दोनों दो नंबरिया में पूछेगा जी, दोनों दो नंबरिया में पूछेगा, किसी बल्ब पर 220 भी और 100 W लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि विद्युत बल्ब जो है 200 विभवांतर पर 1 सेकंड में 100 जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। समझ गए। 220 विभवांतर, 220 भी के मतलब 220 विभवांतर 100 वाट के मतलब वाट शक्ति जूल, है ना, 100 जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। आगे आ जाइए। इसका और अथी है कि विद्युत ऊर्जा का अन्य मात्रक एक है वाट घंटा। एगो वाट है, एगो वाट घंटा, किलो वाट घंटा, सभी ध्यान दीजिएगा। एक वाट शक्ति वाले विद्युतीय उपकरण 1 घंटा में जितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है उसे वाट घंटा कहते हैं। उसे की कहते हैं, वाट घंटा। तो एक वाट है नूनू, एक वाट जना रहा है ना, और 1 वाट, तो 1 वाट गुना घंटा। 1 वाट का मतलब एक वाट का मतलब की हो गया, 1 वाट गुना 1 घंटा हुआ ने। तो 1 वाट मतलब कि इसका क्या होगा, वाट का मात्रा जूल प्रति सेकेंड गुना 1 घंटा में को सेकेंड, 60 गुना 60, 3600 सेकेंड होता है ना। इस 3600 सेकेंड वही गुना कर दिए, 36 पर 2 शून्य, है ना। तो 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। एक और इसका मात्रक जिसको किलो वाट घंटा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। विद्युत ऊर्जा या व्यवहारिक मात्रक VVI क्वेश्चन है, या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOT शॉर्ट में, किलो वाट घंटा या किलो वाट घंटा, ये तीनों में कोई एक चीज लिखल रहेगा। जब 1 किलो वाट घंटा विद्युतीय उपकरण 1 घंटा में जितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है उसे 1 किलो वाट घंटा कहते हैं। 1 किलो वाट घंटा जो 1 यूनिट के बराबर होता है।
1 यूनिट के बराबर, ठीक, 1 यूनिट के बराबर, समझ गए, किलोवाट घंटा कहते हैं। विद्युत बोर्ड में विद्युत ऊर्जा के माप का इकाई मात्रक किलोवाट घंटा माना जाता है ना, मात्रक किलोवाट घंटा माना है, इसलिए किलोवाट घंटा को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, बीओटी कहा जाता है। विद्युत बोर्ड 1 किलोवाट घंटा को लेकर अपना व्यवसाय करता है, इसलिए 1 किलोवाट को ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक कहते हैं। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक भी 1 किलोवाट घंटा, तो वही लिखा हुआ है 1 बीओटी बराबर 1 यूनिट, 1 बीओटी बराबर 1 यूनिट। अब 1 यूनिट में की आ रहा है, 1 यूनिट में की आ रहा है, किलोवाट घंटा, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलो गुना वाट गुना घंटा, तो 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में को आ जाए, 1 किलोवाट 1000 ग्राम 1 किलो होता है, तो 1000 वाट, 1 सेकेंड 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, तो कितना हो गया 1000 गुना 3600, 1000 गुना 3600, तो वह हुआ 1000 गुना 3600। अब सेकंड कट गया, तो 3600 पर कितना हो जाएगा, 3 शून्य, 3600 पर 3 शून्य, इतना जूल हो जाएगा। अब इसको व्यवहारिक मानक रूप में लिख दिए 36। अब 10 पर यानी को शून्य है, तो 10 पर 5 शून्य, तो 10 पर 5, ये हो गया 1 किलोवाट घंटा, मतलब इतना जूल हो गया, इतना जूल हो गया बाबू, इतना जूल हो गया। अब इसी को इसका मानक रूप में अथी करेंगे, मानक रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 गुना था ना 10 पर पावर 5, इतना जूल। इसका मानक रूप में करेंगे तो दशमलव बढ़ा देंगे, दशमलव अपना मन से दशमलव देवे, अपना मन से दशमलव देवे का मतलब की होता है 36 गुना 10 से गुना किए, 10 से भागा दे दिए, कोई मत फर्क पड़ा, 10 से 10 में भागा देंगे 1 गुना 3600 करेंगे 3600, और 10 पर 5 तो ही है, तो 10 पर 5 पहले से था, एगो 10 आ गया, तो कितना हो गया 36 गुना 10 पर पावर 6, 36 गुना 10 पर पावर 6 अब बटा 10, अब 10 से भागा इसमें दे देंगे, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, समझ गए, यही हल करके लाए हैं। विद्युतीय ताप उपकरण क्या है, वैसा विद्युतीय उपकरण जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में परिणत कर देता है, तो उसे विद्युत ताप उपकरण कहते हैं। जैसे विद्युत हीटर, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत हीटर क्या है, इसका बनावट कार शब्द देख लो। वैसा विद्युतीय ताप उपकरण जिसका निर्माण नाइक्रोम का तार से, पूछता है विद्युत हीटर में कौन सा तार रहता है, नाइक्रोम तार, नाइक्रोम का तार और चीनी मिट्टी मतलब कि उससे विद्युत करंट नहीं, उसमें सटने में चीनी मिट्टी में करंट नहीं जाता है, पॉलवार में चीनी मिट्टी लगल रहता है, चीनी मिट्टी के प्लेट के द्वारा इसे विद्युत हीटर कहते हैं, बना होता है, चीनी मिट्टी के द्वारा, चीनी मिट्टी के प्लेट द्वारा बना होता है, उसे विद्युत हीटर कहते हैं, है ना, विद्युत हीटर कहते हैं। यह जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत हीटर की करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। ये पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन कि विद्युत हीटर का किसमें बदलता है ना, ये देख लिए, ये बना दिए हैं एक विद्युत हीटर, चीनी मिट्टी का खजेदार प्लेट है, ये नाइक्रोम तार है, चीनी मिट्टा है, ये स्टैंड है खड़ा होने वाला, है ना। अब देख लीजिए, इसमें नाइक्रोम का तार के कुंडली को व्यवस्थित किया जाता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें उष्मा और ताप निकलता है, इस प्रकार विद्युत हीटर का निर्माण होता है। कार्य कौन सी है, जल गर्म करने में, खाना बनाने में। विद्युत बल्ब एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा और प्रकाश में बदलता है, उष्मा ऊर्जा में, और उष्मा ऊर्जा को प्रकाश में ऊर्जा में परिणत कर देता है, उसे विद्युत बल्ब कहते हैं। पहले उष्मा में गर्म होता है, गर्म होकर फिर कौन सी है, रोशनी फैलाता, प्रकाश फैलाता है। देखिए इसमें क्या क्या लगता है, बल्ब बना हुआ है, पहले देखिए ये बल्ब बना हुआ, ये शीशा हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पर विद्युत रोधी पात्र हुआ, मतलब
अथी करंट जो है विद्युत रोधी बने नए अथी होता है, काला नियर देखिएगा उसके नीचे रहेगा काला नियर, उसमें सटिएगा हम भी तो नहीं होगा। एक दू गो बूंदा बूंदू जो रहेगा उसमें वो होल्डरवा का जो अथिया सटता है दोनों कुंडलिया तो करंट जाता है ना। कांच है टंगस्टन, ये टंगस्टन है याद रखिएगा, टंगस्टन बड़ी इसका गलनांक उच्च होता है, टंगस्टन का गलनांक सबसे उच्च होता है ताकि वो जल्दी टूटता नहीं है। आई सर्पिलाकार बना हुआ जिसको तंतु कहते हैं। हीलियम और आर्गन अक्रिय गैस रहता है ताकि रिएक्शन नहीं करे, इस पर भी क्वेश्चन बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए पढ़ देते हैं। विद्युत बल्ब के निर्माण के लिए, निर्माण में बनावट इसका क्या है, निर्माण में टंगस्टन का दो स्तंभ, दो जो खड़ा रहता है वो टंगस्टन का रहता है, सर्पिलाकार भी रहता हुआ है टंगस्टन का स्तंभ लिया जाता है। इस स्तंभ से टंगस्टन से बना हुआ सर्पिली आकार का फिलामेंट जिसको तंतु कहते हैं से जुड़ा होता है। इसके कांच के आवरण में खोली में ढक दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन निकाल कर अक्रिय गैस भर देते हैं। ऑक्सीजन रहेगा तो तुरंत ने वो टंगस्टनमा से रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करके उसको तोड़ देगा। इसलिए अक्रिय गैस तो किसी से रिएक्शन करता नहीं है क्योंकि उसके बाह्य कक्षा में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता, तो किसी से दोस्ती करेगा, इसलिए उसको दे देता है, अक्रिय गैस भर देता है ना। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। इस प्रकार विद्युत बल्ब का निर्माण होता है। उसके बाद आ जाइए विद्युत बल्ब में। हाँ देखिए, विद्युत बल्ब में O2 गैस क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि तुरंत टंगस्टन उच्च ताप पर O2 से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप टंगस्टन ऑक्साइड का निर्माण करता है और यह भंगुर जाता है। मतलब कि जैसी से टच करेगा इतना लगेगा जुटा हुआ, मत जैसी टच करोगे तो तुरंत वो बानी नियर हो जाता है, बनिया नियर भंगुर हुआ होकर चूर चूर हो जाता है। इसलिए बल्ब में ऑक्सीजन गैस नहीं भरा जाता। कि बोले ऑक्सीजन गैस जो है तुरंत टंगस्टन से रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करके उसको पूरा बानी नियर कर देगा। अब बानी नियर करेगा, जैसी हल्का सिलेगा तो टूट के वो गिर जाएगा, प्रकाश करना बंद हो जाएगा। विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस क्यों भरा जाता है, तो बोले थे कि अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए अभिक्रिया नहीं करता है तो वो जल्दी भंगुरता नहीं है। अक्रिय गैस की उपस्थिति में टंगस्टन अभिक्रिया नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप टंगस्टन सुरक्षित रह जाता है। इसके अलावा अक्रिय गैस ऊष्मा और प्रकाश का संवर्धन करता है, मदद करता है, अर्थात बढ़ाता है। इसलिए विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस बढ़ा जाता है। कि बोले अक्रिय गैस जो है ऊष्मा और प्रकाश को बढ़ाता है, ऊष्मा और प्रकाश को बढ़ाता है, इसलिए अक्रिय गैस भर देते हैं। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन का धातु का गलनांक उच्च होता है, अर्थात 3380 पूछता है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी होता है। तो गलनांक उच्च होने के कारण यह शीघ्र वाष्पित नहीं होता है, जल्दी टूटता नहीं है, इसलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। इसका क्या कार्य है, प्रकाश फैलाने में। विद्युत बल्ब का क्या काम है, विद्युत बल्ब का क्या काम है बाबू, प्रकाश फैलाने में। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज। फ्यूज देते हैं ना, जब तक फ्यूज नहीं रहेगा घर में तो टीवी फ्रिज पंखा सब उड़ा देगा, ऐसे लगा रहता है फ्यूज, तो क्या करता है वो सबसे पहले फ्यूजवा उड़ जाता है तो घर में लाइनियां आना बंद हो जाता है। जब विद्युत फ्यूज एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत परिपथ में उत्पन्न होने वाली घटनाएं, लघुपथन और अतिभारण। लघुपथन के मतलब दोनों तरीके सट जाना, अतिभारण के मतलब ज्यादा वोल्टेज आ जाना, उसे लघुपथन से बचाता है, दोनों से जो बचाता है उसे विद्युत फ्यूज कहते हैं। यह विद्युत फ्यूज एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत परिपथ में लगे हुए विद्युत उपकरण को सुरक्षित प्रदान करता है, उसे विद्युत फ्यूज कहते हैं। विद्युत फ्यूज के तार का निर्माण तांबा और टीन से होता है। पूछता है ऑब्जेक्टिव में, विद्युत फ्यूज का निर्माण किससे होता है, तांबा और टीन से होता है। विद्युत फ्यूज देखो इस प्रकार के है, 2 एम्पियर के, 5 एम्पियर के, 15 एम्पियर के, इस टाइप के रहता है। विद्युत फ्यूज की क्षमता, विद्युत धारा में जिस महत्तम मान पर फ्यूज का तार गलकर नष्ट हो जाता है तो धारा के उस मान को विद्युत फ्यूज की क्षमता कहते हैं। यदि किसी फ्यूज पर 5 एम्पियर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता है कि 5 एम्पियर से अधिक आने पर उसका मान फ्यूज हो जाएगा, गलकर नष्ट हो जाएगा। आगे अतिभारण बोले थे, अतिभारण लघुपथन। जब मुख्य स्रोत की शक्ति से अधिक शक्ति वाला उपकरण जोड़ दिया जाता है, जितना जैसे तार का क्षमता है 5 एम्पियर का, जोड़ दिए 10 एम्पियर का कोई चीज,
तो तरियकी हो जाएगा, वो उस पर ज़्यादा लोड आएगा, ज़्यादा लोड हो जाएगा, तरिया जल का दोनों सट जाएगा। जोड़ दिया जाता है तो चालक तार का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, दोनों सट जाएगा तो दोनों एक हो जाएगा, दोनों मतलब कि लाल, दोनों मतलब गर्म हो जाता है, गर्मे वाला रह जाएगा, जब माइनस वाला जोड़े तो दोनों गर्म हो जाता है, दोनों सटने के बाद शून्य हो जाता है और धारा का मान बढ़ जाता है और तार गलकर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार धारा बदलने के घटना को अतिभारण कहते हैं। लघु पतन, जब जीवित तार और उदासीन तार आपस में सट जाते हैं तो चालक तार का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार विद्युत धारा बढ़ने की घटना को लघु पतन कहते हैं। उसके बाद आता है मिश्रित सरम समूहन। समूहन 3 प्रकार के, समांतर और श्रेणी और मिश्रित। जब किसी परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों रूपों में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। या किसी परिपथ में श्रेणी और समांतर क्रम को एक साथ व्यवस्थित किया जाता है तो उसे प्रतिरोध का मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। जैसे समांतर श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये दोनों समांतर है, ये दोनों श्रेणी है, ये दोनों समांतर, श्रेणी। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर जो बैटरियाँ नापते हैं, बैटरियाँ जो घर में जो लगाते हैं 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 25 वोल्ट। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा नाजुक विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति, आवेश की उपस्थिति में विद्युत धारा की दिशा और विभवांतर की दिशा मापा जाता है, उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अच्छा, विद्युत धारा और विभवांतर को जिस उपकरण द्वारा जिस दिशा उसका नापेंगे कि किधर जा रहा है। अब बीच में तार है, हमको पता नहीं चल रहा है कने सारा करने जा रहा है, तो किधर से आ रहा है किधर जा रहा है उसको क्या बताता है? गैल्वेनोमीटर। उसके बाद शंट क्या है? शंट एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जो गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है, इसे सुरक्षा प्रदान करता है। केकरा? गैल्वेनोमीटर का सुरक्षा प्रदान करता है, उसे शंट कहते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कि गैल्वेनोमीटर में जो होता है, गैल्वेनोमीटर शंट एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जो गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। हाँ, शंट जो है गैल्वेनोमीटर में किस क्रम में जुड़ा होता है? तो समांतर क्रम में, है ना, समांतर क्रम में। चलिए, इस चैप्टर का पूरा परिभाषा खत्म हुआ। अब जितना भी बचा है सिर्फ सिद्ध करने वाला बचा है, जितना भी परिभाषा इस वीडियो में खत्म कर दिए। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।